पाठ मेरे संग की औरतें। इसमें हमने अब तक पढ़ा कि लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने परिवार की महिलाओं के बारे में इसमें बातचीत की है। उन्होंने सबसे पहले अपनी नानी के बारे में बताया है। तो नानी को वह देख तो नहीं पाई, लेकिन उनकी माँ से जो कुछ उन्होंने सुना उसके आधार पर वो बताती है कि उनकी नानी एक अनपढ़ और पारंपरिक महिला थी, जो कि पर्दे में रहती थी, खुद आजाद ख्यालों की थी। लेकिन मृत्यु के अंतिम समय में जब वे अपने पति के मित्र को बुलवाकर अपनी बेटी की चिंता उनके सामने जाहिर करती है और उनसे कहती है कि किसी आजाद सिपाही से या आजाद विचारों के सिपाही से मेरी बेटी का विवाह करवा देना। अब आइए आगे पढ़ते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अर्थात उसकी माँ की शादी एक ऐसे आजाद सिपाही से हो चुकी थी जिसके पास पैसे के नाम पर ऐसा कुछ था नहीं। वह सिर्फ गांधी जी के विचारों को लेकर जीने को मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। उन्हें वे खादी की साड़ी पहनती थी जो काफी भारी होती थी। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। अर्थात वे उनकी कमजोरी को बताती थी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अर्थात वे इतनी कमजोर क्यों हैं, उनकी इस कमजोरी को दूर किया जाए, उन्हें कुछ सहूलियत दी जाए, इस बारे में किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे। अर्थात जिस तरह से इस हिंदुस्तान के दूसरे लोग अंग्रेजों के पक्ष में थे, उसी तरह इनके ससुराल वाले जो थे यह भी उन्हीं से प्रेरित थे, उन्हीं के छाया में रहने वाले थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। साहब अंग्रेजों के आदमी, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। हालांकि थे वे भारतीय हिंदुस्तानी, लेकिन उस समय अंग्रेजों का इतना बोलबाला था कि वे सभी अंग्रेजों के आधार पर ही काम करते थे। बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। यानी हिंदुस्तानी होते हुए भी उनके नाना हर तरह से अब अंग्रेज ही लगते थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। अर्थात कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि आजादी की जंग में भी शामिल थे, लेकिन अंग्रेजों के भी प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही
मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, यानी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अर्थात उसकी माँ के मन में भी आजादी का जुनून जरूर था। हमें हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। अर्थात लेखिका के अनुसार उनकी माँ से कभी कुछ इतना सीखने को नहीं मिला, न उन्होंने कुछ ऐसी घरेलू बातें उन्हें सिखाई, अच्छा पत्नी बहू होने की सीख भी उनके द्वारा नहीं दी गई। तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ का ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बीतता था, वरना बच्चों की परवरिश में इतना ध्यान देती थी। बाकी समय बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे, क्योंकि वे एक ऐसी महिला थी जो अपने आप में रहना चाहती थी। परिवार में ज्यादा शामिल वो नहीं होती थी, इसलिए दादा दादी भी उन्हें ज्यादा कुछ कहते नहीं थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। अर्थात वे इतना कुछ काम पत्नी और बहू के नाते नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी घर वालों का मन उन्होंने इस तरह से जीत रखा था कि वे किसी न किसी कार्य में उनका परामर्श जरूर लेते थे। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ के दो कारण आए हैं कि सबकी इतनी श्रद्धा माँ में क्यों थी, कि जबकि वे अपने कर्तव्य को इतना निभाती भी नहीं थी। तब लेखिका को दो कारण समझ में आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ये दो ही वे कारण थे जो उनकी माँ को इतना आगे तक ले गए, इतना उन्हें इतनी श्रद्धा मिली, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और बातों को गोपनीय रखना जानती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, क्योंकि गोपनीयता उनकी आदत थी और झूठ न बोलना उनकी आदत थी, तो घर वालों का उन्हें आदर मिला हुआ था। सभी इनकी इस बात से या इस विशेषता से परिचित थे। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। हालांकि हम बहनों की भी, अर्थात लेखिका और उसकी बहनों की भी दोस्त की तरह रहती थी, लेकिन उसके पिताजी उनकी माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाते थे, यानी उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करके। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। हालांकि माँ और परिवार वालों द्वारा किसी से भी यह नहीं पूछा जाता था कि आप अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो यह निजी जीवन का ही अपना सबका शौक था, तो उस वजह से सभी लेखन कार्य करते रहे।